नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी मनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक ऐसा शो जहां पर हम आपको न सिर्फ निवेश के गुर सिखाते हैं बल्कि आपके पैसों को भी सही सलामत रखने के गुर भी आपको सिखाते हैं। आज की पेशकश काफ़ी ख़ास है क्योंकि हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग तो करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ ही बताएंगे कि जिस तरह से आप आर्थिक लेन देन करते हैं कैसे सुरक्षित तरीके से आपको ऑनलाइन बैंकिंग की पूरी प्रक्रिया समझनी चाहिए और उसी तरह से अपनी साइबर सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। तो शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। हर 5 में से एक आदमी है ठगी का शिकार। साइबर ठगों पर अंकुश लगाने में नहीं मिल पा रही है कामयाबी। क्रिप्टो और बैंक में कैसे कैसे फ्रॉड, मिनटों में हो रहे हैं अकाउंट और पूरी जेब खाली। कौन से म्यूचुअल फंड ने शुरू किया विदेशी बाजारों में निवेश, बताएंगे आपको आज। और साथ ही बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो, आपके इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़े सवाल हम तक पहुंचाए। टी मनी मनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर का व्हाट्सएप नंबर है जहां पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। चलिए, तो आज चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं हम बैंकिंग फ्रॉड्स और तमाम तरह के स्कैम्स। भले ही आप ऑनलाइन वित्तीय लेन देन कर रहे हो या क्रिप्टो के जरिए किसी स्कैम का शिकार हुए हो, किस तरह से ये पूरा डिजिटल समीकरण जो है ये बदल रहा है और कई सारे फ्रॉड्स कैसे उभर रहे हैं, स्कैमस्टर्स कैसे उभर रहे हैं, इस पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता और V4 वेब साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर रितेश भाटिया भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो आज दरअसल हम जिस तरह के साइबर फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं, इसमें अलग अलग तरह के साइबर फ्रॉड्स है और इस बात का संज्ञान सरकार ने भी लिया है क्योंकि इन पर अंकुश लगाने के लिए खास तरह के प्रोग्राम्स को भी लॉन्च किया गया है। मुझे ये बताएं विराग जी, फिलहाल के सिनेरियो में अगर मैं आपसे समझना चाहूँ ये कितनी बड़ी चुनौती हो गया है, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया को अपना चुके हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग तरह के जो स्कैम्स हैं, फ्रॉड्स हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, वो सामने आ रहे हैं। कविता जी, पिछले 15 दिनों में 2-3 तरीके की जो घटनाएं हुई हैं, मैं उनको एक एक पॉइंट्स में बताऊं कि गृह मंत्री ने चिंता जाहिर की है कि आने वाले समय में साइबर अपराध बढ़ेंगे। अभी जो हमारी आर्मी में जो पूरा एक रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसके लिए NSA ने बोला है कि साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट इश्यू है और रिजर्व बैंक ने 2-3 बातें बोली हैं कि किस तरीके से जो टेक जाइंट्स का फाइनेंशियल सेक्टर में इंटरवेंशन है कैसे खतरनाक हो सकता है, या जो लोन एप्स हैं उसके बारे में पुलिस में कैसे शिकायत करें। अब हम 2 बातें देखें। 1000 करोड़ रुपए का भी क्रिप्टो का एक कोई फ्रॉड अभी सामने आया है और जो NCRB के डेटा हैं उसमें साइबर फ्रॉड्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो 3 बातें सामने आ रही हैं। पहला कि चिंताएं, पूरी जो सारे रेगुलेटर्स और जो अथॉरिटीज हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, इसका मतलब चिंताजनक है। दूसरे नंबर पर अपराध पंजीकृत नहीं हो रहे हैं। तीसरे नंबर पर अपराध पंजीकृत होने के बाद रेगुलेटर कौन है, कैसी जांच होगी, कैसे उसको निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा, इसके बारे में कहीं ना कहीं से अभी एक हम इवॉल्व कर रहे हैं। अब उसमें 2 बातें समझना जरूरी है। पहला, संविधान के हिसाब से जो साइबर मामला है वो टेलीग्राफ या टेलीकॉम के हिसाब से केंद्र सरकार के अधीन आता है और जब हम राज्यों की पुलिस पे इसको छोड़ देते हैं तो उनके पास ना ही जुरिस्डिक्शन होता है सही तरीके का और ना ही वो इक्विप्ड है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस मसले पर अभी IT इंटरमीडिएट रूल्स भी ड्राफ्ट अभी जारी किए गए हैं, तो किस तरीके से इसको किया जाए जो समाज के लिए, देश के लिए और सभी लोगों के लिए हितकारी हो, चाहे डेटा प्रोटेक्शन कानून हो, चाहे डेटा लोकलाइजेशन हो, चाहे इंटरमीडिएट्स की लायबिलिटी हो, या फिर अपराध पंजीकृत कराना हो या बड़े बड़ी कंपनियों को दंडित करना हो। इन सब विषयों पर सरकार को केंद्रीकृत तरीके से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, जैसे कि शुरुआत में जब आपसे बात हो रही थी विराग जी, तो आपने बहुत अहम बात बताई कि लॉ, रेगुलेटर और साथ ही एनफोर्समेंट एजेंसी का स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। रितेश, यहाँ पर हम तमाम तरह के अटैक्स की बात
हैं। देखिए, अगर मालवेयर अटैक हो, फिशिंग हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो, डेटा की चोरी हो, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, क्रिप्टो स्कैम्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमने देखा है कि अगर 2012 के मुकाबले आज देखें तो ये रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी उतनी मात्रा में रिपोर्ट नहीं हुए हैं जितनी मात्रा में हम स्कैम्स और धोखाधड़ी होते हुए देख रहे हैं। सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को लॉन्च करने की यहाँ पर कोशिश भी की गई है। अभी हाल ही में हमने देखा कि साइबर स्वच्छता अभियान को भी शुरू किया गया है। लेकिन क्या ये काफ़ी है रितेश? क्योंकि आपका तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के केसेस से सामना होता है, पाला पड़ता है। जो कदम उठाए जा रहे हैं, एक तो वो कितने काफ़ी हैं और दूसरा इनका इम्प्लीमेंटेशन कितना प्रैक्टिकल है? तो कविता जी, फर्स्टली वंस अगेन थैंक यू फॉर गेटिंग मी टू योर शो। अभी इसमें कैसे हो रहा है ना, जो भी ये कदम उठाए जा रहे हैं ना, वो वापस है ना उसी चीज पे एक फोकस कर रहे हैं कि यूजर के ऊपर जिम्मेदारी डालना, कि यूजर अवेयरनेस कीजिए, यूजर को ट्रेन कीजिए, उनको बताइए कि क्या करना है। ये जड़ से ही क्यों नहीं रोका जाता है? जैसे कि अगर आप देख लेंगे, आजकल लेटेस्ट जो चल रहा है वो है पावर स्कैम्स। जो पावर बिल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपको भी मैसेज आया होगा, हर किसी को वो मैसेज आ रहा है कि आपकी बिजली काटी जाएगी अगर आपने इस टाइम तक अगर आपने पैसे नहीं भरे हैं और वगैरह, मतलब 9:30 बजे रात के आपकी बिजली कट जाएगी, प्लीज कृपया करके आप अभी फोन कीजिए। आप कोई भी पेपर खोल लीजिए, रोज रोज ये स्कैम हो रहा है, रोज कोई ना कोई शिकार बन रहा है। अभी ये मैसेजेस का ओरिजिनेटिंग कहां से हो रहा है वो तो इजीली ट्रैक किया जा सकता है। तो जब गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर रूल्स भी बनाए हैं, तो उसको कहां फॉलो किया जा रहा है, वहां पे कौन चेक कर रहा है? आप अगर बोल रहे हैं कि 1 लाख लोगों को या 1 करोड़ लोगों को हम एक अवेयरनेस करें, इससे अच्छा तो ये सिर्फ 100 जने ही तो हैं कि जिनके ऊपर आप थोड़ा एक मतलब डंडा घुमा सकते हो या आप उन पे वॉच रख सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली तो वो मैसेजेस तो हमारे इंडियन सर्वर से ही आए हैं, ये तो कोई विदेश से नहीं आया हमारे एसएमएसेस। तो यहाँ पे जो इंटरमीडियरीज है, क्योंकि आपने बोला है कि जो गवर्नमेंट है और फिर बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर लॉ एनफोर्समेंट वगैरह सब हो गया, उनके ऊपर मतलब थोड़ा उन्होंने भी थोड़ा करना चाहिए। व्हाट अबाउट ये प्लेटफॉर्म्स, व्हाट अबाउट ये इंटरमीडियरीज, क्या इनकी जवाबदारी नहीं होती है? अगर मैंने कोई भी टेलीकॉम प्रोवाइडर से ये वो जो एसएमएस गेटवेज है वहां से अगर उनके यहाँ से जा रहा है, तो उनके अगेंस्ट भी ये एक्शन लिया जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर ये सोर्स पे ही इसको संभाल दिया जाए, तो ये ऐसे जो करोड़ों लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। दूसरी चीज है, अगर हम यहाँ पे कुछ भी इंप्लीमेंट करते हैं उसको बहुत बहुत ज्यादा वक्त लगता है। जैसे आप देख लीजिए, अभी महाराष्ट्र में ही अगर किसी के साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो वो 1930 है। अभी वो नॉर्थ में अगर कोई फोन करता है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। दिल्ली में मैंने बहुत सारे विक्टिम सुने हैं जिनको उनके पैसे मतलब मिल गए वापस। यहाँ पे मतलब बात नहीं बन, वहाँ यहाँ पे यही कहा जाता है कि आप जाइए पुलिस स्टेशन में जाइए, वहां पे रिपोर्ट लगाइए। एक जो गोल्डन आवर होता है कि अगर आपने ये मतलब 30 मिनट्स या 60 मिनट्स में रिपोर्ट कर दिया है, तो ये जो कर्मचारी है, जो ऑफिसर्स हैं, इनके पास नोडल ऑफिसर्स का नंबर रहता है। इन्होंने खाली वहां पर एक कॉल करना है, दे आर ऑथराइज, उनको ऑथराइज किया गया है कि वो एक कॉल कर सकते हैं और तुरंत वो पर्टिकुलर अकाउंट जहां पे पैसा गया है वो अमाउंट जो है वो फ्रीज किया जा सकता है। तो ये मतलब आते जा रहे हैं काफी सारे मतलब सजेशंस आते हैं सेंटर से भी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको इम्प्लीमेंट करने में कोई बहुत चैलेंजेस है। कहाँ के चैलेंजेस? आप बोल रहे थे कि मतलब कि कुछ अगर चैलेंजेस हो सकते हैं, एक कॉल करना कहाँ का चैलेंज हुआ ना? ऑल यू नीड टू डू इज, ठीक है आपका कमी है। येस बैंक रितेश, आपने जो पॉइंट जो हाईलाइट किया है वो काफी वाजिब है, लेकिन विराग जी, आपको लगता है कि ये जो कदम सरकार उठा रही है या इवन जो प्रक्रिया है उससे शायद लोग अभी तक वाकिफ नहीं है? हम सीमा पे अगर कोई पंजाब में रहता है या लद्दाख में रहता है और पाकिस्तान या चीन के हमले का डर रहता है, तो वहां पर लोगों के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं होती है। इवन पुलिस भी कमजोर होती है, बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर तक रहता है। इसी तरीके से साइबर सुरक्षा है, तो लोगों को, ग्राहकों को, जनता को जागरूक होना है। लेकिन जो संगठित साइबर हमले हैं, जो अपराध हैं, और वो 3 तरह के हैं। विदेशी शक्तियां कर रही हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां कर रही हैं मुनाफे के लिए, और तीसरे नंबर पर साइबर अपराधी कर रहे हैं।
इन लोगों के ऊपर लगाम लगाने के लिए जिस तरीके की जरूरत है, अब जैसे जो रितेश जी ने बोला, उस तरह के मामलों में टेलीकॉम कंपनियां, बैंकिंग कहाँ पर फर्जी अकाउंट खोलते हैं, और पुलिस जहां पर फर्जी कॉल सेंटर चलते हैं, इन तीनों की विफलता है। लेकिन इन सब चीजों से बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा हर प्रोग्राम में बोलता हूं, क्योंकि 2013 में जिस पिटीशन को हमने आर्गू किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, और विश्व में पहली बार ग्रीवांस ऑफिसर का सिस्टम आया था, तो अभी भी आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के हिसाब से 3 तरह के अधिकारियों की नियुक्ति सारे कंपनियों को करनी है, कोई भी हो, छोटी बड़ी कोई भी हो, ग्रीवांस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर और अन्य तरीके के अधिकारी। एक सीधी सी बात यह है कि कोई भी आदमी अगर किसी मामले में किसी ऐप के माध्यम से अगर अपराध का शिकार होता है, तो सबसे पहले तो उस ऐप में उसको जानकारी, ग्रीवांस रिड्रेसल का अधिकार है, क्योंकि पुलिस से पहले तो वहां पर होना चाहिए। तो कोई भी ऐप हो तो आप उससे संपर्क नहीं कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए यह जरूरी होना चाहिए कि देश में कारोबार कर रहे हर ऐप का एक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल लोगों के पास रहे। कोई भी कंपनी हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे पेटीएम हो, या कोई भी हो, अगर लोगों को शिकायत है तो लोग उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा कर उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले। इवन पुलिस अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी भी, इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इन कंपनियों के चक्कर लगाते हैं और सूचनाएं नहीं मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि भारत स्थित इनका ग्रीवांस मैकेनिज्म ठीक नहीं हुआ है। रेगुलेटर्स, चाहे ट्राई हो, चाहे आरबीआई हो या दूसरे हैं, ये तो विफल हो ही रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको सिर्फ एक सामान्य अपराध के तौर पर नहीं, क्योंकि अगर पूरी व्यवस्था, डिजिटल व्यवस्था आपराधिक हो जाएगी और लोगों का भरोसा कमजोर हो जाएगा, तो फिर डिजिटल की व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा कायम करना और उस पर एक गवर्नेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अभी हाल ही में अनरेगुलेटेड ऐप्स पर विराग जी, आरबीआई ने भी कहा है कि आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत दर्ज करनी चाहिए। ये इसको आप एक कदम नहीं मानेंगे? आपको लगता नहीं है ये काफ़ी है? कहीं ना कहीं एक आइडेंटिफिकेशन तो हुई है? मैं इसको बिल्कुल भी नाकाफी कदम मानता हूं, क्योंकि पिछले 2 सालों से इस विषय पे मैंने काफी लिखा है। और प्रश्न इस बात का है कि जो भी ये लोन ऐप्स हैं, ये या तो एप्पल के माध्यम से या गूगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम कर रहे हैं, और जो भी एनबीएफसी हैं या जो भी आरबीआई के पास रजिस्टर्ड हैं, तो जो बकाया ऐप्स हैं ये तो आरबीआई पता कर पाएगी ना। तो आरबीआई बकाया ऐप्स के बारे में फिर गूगल और एप्पल को बोले कि ये लोग भारत के कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, आप इनको अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं करिए, क्योंकि भारत में कारोबार करने की पहली शर्त है कि भारत के कानूनों का पालन करना। तो अब आरबीआई ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय आम लोगों पर ये ठीकरा, इस कंधे पे बंदूक रख दिया, और आम लोगों के लिए भी क्या किया कि पुलिस के पास जाए। पुलिस इसमें कैसे करेगी, क्योंकि वो तो जो लोन ऐप्स हैं वो कहीं और से काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि रेगुलेटर के नाते रेगुलेटर की जिम्मेदारी होती है कि संगठित अपराध से आम जनता को बचाए, और यह संविधान के तहत सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टेट का पहला काम है लोगों की सुरक्षा करना। और साइबर सिक्योरिटी देने में दुर्भाग्य से हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, जो हमारे नियामक हैं, वो विफल हो रहे हैं। रितेश भी कुछ कहना चाहते थे इस पर? रितेश? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं था कि आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने इतना किया है लोन ऐप्स के लिए। नहीं, क्या है, खाली एक बोल देना कि यहाँ पे चले जाइए, वो एक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। आप आइडेंटिफाई कीजिए ना, आप बताइए कि देखिए ये 50 ऐप्स है और खाली ये ऑथराइज्ड है, फिर आप गूगल को बोल दीजिए और एप्पल को बोल दीजिए, जैसे विराग जी बता रहे हैं कि भाई ये सिर्फ यही 50 ऐप्स है, इसके अलावा कोई भी आएगा इनको मत आने दीजिए। तो वो पर्टिकुलर चीजें हैं ना, तो आप फिर वैसा भी पर्टिकुलरली काम कर सकते हैं इस पे, कविता। अच्छा, एक चीज जो मुझे आपसे समझनी है, साइबर स्वच्छता अभियान, विराग जी, ये किस तरह का अभियान है, ये कितना कारगर है, इसके तहत क्या क्या चीजें होंगी? तो साइबर सुरक्षा में जो गृह मंत्रालय भी है और आईटी मिनिस्ट्री भी है, इन सब लोगों ने बहुत सारे डूज एंड डोंट्स किए हैं, और उसमें लोगों को किस तरीके से लोग एक प्रोटोकॉल्स का पालन करें, उस दिशा में एक अच्छा कदम है। लेकिन इसमें जो 3 स्तर पर त्रिआयामी जो एक्शन लेने की जरूरत है, साइबर सुरक्षा का मतलब ये भी है कि हम सड़क में चलने वाले लोगों से आत्मरक्षा के बारे में बोलें, लेकिन सड़क पर गुंडे, मवाली और जेब कतरे नहीं घूमे, ये भी तो रेगुलेटर की जिम्मेदारी है। तो जब हम सड़क सुरक्षा करते हैं, तो जो पैदल चलने वाला है वो जो रोड नियमों का पालन करे। लेकिन अगर गलत गाड़ी कोई चला रहा है, बगैर लाइसेंस के चला रहा है, या ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं है, तो उसके ऊपर चालान करना तो पुलिस की जिम्मेदारी है। तो साइबर सुरक्षा के तहत
जो एप्स हैं, जो खतरनाक एप्स हैं, जैसे या तो गेमिंग एप्स हैं या फिर जो दूसरे तरीके के जो बच्चों को परेशान करने वाले एप्स हैं या फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले एप्स हैं, इन सारे एप्स के बारे में अगर एक बार शिकायत आती है तो वो ऐप काम क्यों कर रहा है, उस ऐप को गूगल या एप्पल के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं हटना चाहिए। और इसके लिए हम छोटे छोटे ट्वीट्स के बारे में बात करते हैं और सरकारें कि ये फेसबुक पोस्ट हटा लीजिए, ये ट्विटर हटा लीजिए, ये ट्वीट हटा लीजिए, जिससे भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन जिन एक्शन से पूरी अर्थव्यवस्था आहत होती है, और इस बात को समझने की जरूरत है कि नॉन रेगुलेशन इज नॉट द सोल्यूशन। अगर हमको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो हम रेगुलेशन से दूर नहीं भाग सकते हैं। रेगुलेशन अगर अराजकता बनी रही तो धीरे धीरे जो ग्रेसम्स लॉ है, जो अच्छे और खराब दोनों है, वो मिक्स हो जाएंगे। ये मैं समझता हूं कि बड़ी कंपनियों के साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक रहेगा। अच्छा, ये तो हम उन तमाम जरियों की बात कर रहे हैं जो कि आरबीआई सेबी के अंडर आते हैं, जिस भी तरह के बैंकिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन रितेश, यहाँ पे तो क्रिप्टो को लेके भी स्कैम्स आ रहे हैं। ये एसेट क्लास तो रेगुलेटेड भी नहीं है। यहाँ पर अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हो तो फिर कहाँ पर गुहार लगाए और किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं? नहीं, यहाँ पे तो सरकार को हम ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज पे, क्रिप्टो स्कैम्स में, क्योंकि सरकार ने मतलब इसके ऊपर कोई वो नहीं बता दिया कि ठीक है ये लेजिटिमेट है। हालांकि वो बात बहुत एक अलग चीज है कि वो उसके ऊपर टैक्स करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्चुअली उन्होंने भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। लेकिन अगर अभी भी कोई विक्टिम कहीं पे भी जाता है, वो बोलता है अरे यार मतलब मेरे को कोई पर्टिकुलर सहायता नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक बहुत ही नवी चीज भी है क्रिप्टो बहुत सारे लोगों के लिए, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर भी बहुत प्रकार के स्कैम्स है। जैसे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम्स हो गए, उस टाइप के, मतलब फिर आपके पॉन्जी स्कीम्स हो गए, गिव अवे स्कैम्स हो गए थे, जो बीच में जैसे एक पर्टिकुलर अकाउंट हैक हो गया था और उसने कहा था कि आप मेरे को 1 बिटकॉइन दीजिए, मैं इसको इतने कर डालूंगा, डबल करूंगा वगैरह, ये सब। तो ये जितनी भी चीजें हैं इस पे हमको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं कहता हूं कि हमको हमारा रिसर्च करना पड़ेगा। मैं अवेयरनेस की भी बात नहीं कर रहा हूं इधर, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल अवेयरनेस पे बात करना बंद कर दिया। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी ये इंटरमीडियरीज है, गवर्नमेंट है, रेगुलेटर्स है, इन्होंने अभी आगे आके अपना काम करना चाहिए। अभी प्लीज सिटीजन्स के ऊपर ज्यादा और वो मत डालिए। तो लेकिन जहां तक क्रिप्टो की बात आ गई है, इनको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। इट इज एज गुड एज कि अगर जैसे मेरे को निवेश करना है, मेरे को कोई पर्टिकुलर करेंसीज खरीदनी है या कुछ भी करना है, तो मैं उसके बारे में बहुत सोच समझ के करूंगा, स्टॉक्स ये वो पूछताछ करूंगा वगैरह। खैर यहाँ पे तो फिर भी कोई ग्रीवेंस मैकेनिज्म्स है, लेकिन क्रिप्टो में नहीं रहने वाला है। तो इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लीज ये सारी चीजों से, जो टू गुड टू बी ट्रू जैसे रहती है कि इतना आप डालेंगे तो ये हो जाएगा वगैरह, ये सब होएगा, और बहुत इस पे प्लीज विश्वास मत कीजिए। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी बोलेंगे, आपको एक ऑटोमेटिकली ग्रुप में भी डाल देंगे जहां पे हर कोई बोल रहेगा अरे वाह कल रात को मैंने 1 लाख कमाया, आज मैंने 2 लाख कमाया। वो सब झूठ है, वो एक ही गैंग के सारे लोग हैं जो उस पर्टिकुलर ग्रुप में है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सावधानी बरतिए। कविता, अब पूरे सिनेरियो में विराग जी और रितेश, आप दोनों से आखिरी सवाल यही होगा, वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरह से ये फ्रॉड्स और स्कैम्स के मामले बढ़ रहे हैं? कविता, मैं पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी मानता हूं। एक जब गाड़ी रजिस्टर होती है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है कि उस गाड़ी से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको क्लेम मिल सके। इसी तरीके से 1 साल पहले मैंने एक बड़ा ओपिनियन लिखा था कि क्रिप्टो में अगर लॉस होगा तो उसमें इंश्योरेंस कैसे मिलेगा। भले ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, लोगों का लालच इसका जिम्मेदार है, लेकिन लोग लालच का शिकार नहीं हो, इसीलिए तो सरकार बनी होती है। तो देखिए, मैं एक मोटे तौर पे एक आप आर्थिक चैनल है, मैं इसको ब्रॉडर बताऊं कि सन 1991 के पहले का एक सिस्टम बना है जहां पर पिछले 200 सालों के कानून हैं और उसमें 80% लोग उसमें कवर होते, जहां हर छोटी चीज के लिए कानून है, जहां से भ्रष्टाचार पैदा होता है, जहां से दिक्कतें पैदा होती हैं। सन 93 के बाद, 91 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ तो लोगों को लाइसेंस और सारी चीजों से लिबरलाइज किया गया, तो 19% जो लोग हैं, अर्थव्यवस्था है, वो लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के भीतर आ गई। लेकिन जो बकाया 1% लोग हैं जो पिछले 10-12 सालों से डिजिटल इकोनॉमी में आए हैं, वो भारत के कानून के दायरे में है ही नहीं। उनके लिए कोई कानून ही नहीं है, वो सिर्फ एडवाइजरी और गाइडलाइन से चल रहे हैं। इसलिए स्वच्छता अभियान चालू करने से पहले जो गंदगी फैला रहे हैं,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट है, जो सबसे बड़ा वैश्विक सिद्धांत संविधान का, कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो आदमी गंदगी फैलाए, जो आदमी अपराध पैदा करे, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो जब हम साइबर सफाई की बात करते हैं या हम देश में सुरक्षा की बात करते हैं, तो जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उनकी जवाबदेही बनानी पड़ेगी, उसके लिए उनको रेगुलेशन कानून के दायरे में लाना पड़ेगा, लेकिन उन्हें नहीं लाया जा रहा है। और उस काम को करने के बजाय निचले स्तर पर आम लोगों को, जो बहुत ही कमजोर लोग हैं, उनके कंधों पे ये बोझ डाला जा रहा है, जिसकी वजह से देश में एक बहुत ही असमानता बढ़ रही है, अराजकता बढ़ रही है और असुरक्षा बढ़ रही है। रितेश, आपका क्या टेक? जामतारा की एक पॉपुलर सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, उसका टैगलाइन है सबका नंबर आएगा। आपका, मेरा, विराव जी का, हम सबका नंबर आएगा। जिसका नंबर लग चुका है उनका वापस से भी आ सकता है, जिसका नहीं लगा है उनका भी पक्का आएगा। और बात यही होने वाली है कि 100 में से ज्यादा 2 या 3 जने सफल होंगे जिनको उनका पैसा वापस मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो इंटरमीडियरीज है, बैंक्स है, ये पेमेंट गेटवेज है, प्लेटफॉर्म्स है, ये लोग मिलके कुछ करें, ताकि अगर कुछ हो जाता है, मैं मानता हूं कि ठीक है, हम मतलब क्यों नहीं गलती हो सकती है, हम में से किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर हमसे गलती हो जाए तो प्लीज हमको हेल्प कीजिए। आपने बहुत हमको बता दिया कि कोविड से कैसे बचे, लेकिन अगर मेरे को कोविड हो गया तो क्या आपने उसकी तैयारी नहीं रखी थी। तो वैसे ही हम बचेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे बचने की, लेकिन अगर कुछ हो गया तो प्लीज हमको आपकी मदद की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है ये एकदम ही मुमकिन है। तो इसके पहले हमारा ये सारा का सारा पैसा इधर उधर चला जाए, विदेशों में चला जाए, मेरे हिसाब से सरकार, रेगुलेटर्स, इंटरमीडियरीज ने साथ में आके कुछ करना चाहिए अभी। स्वच्छता अभियान, किसी भी तरह की एडवाइजरी गाइडलाइन से काम नहीं चलेगा। एक ठोस कानून की ज़रूरत है, ग्रीवांस रेड्रेसल की ज़रूरत है, जो कि बुनियादी तौर पर मजबूत हो। और जब तक ये हो तब तक आपकी साइबर सुरक्षा आप ही के हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में आके दर्शकों को गाइड करने के लिए।